हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि एक और मेथड की जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आपको पता है ये है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आइए सबसे पहले जो हमने पिछला मेथड सीखा था यानी कि एलिमिनेशन मेथड की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं a2 से, सो दैट जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो हमारे इक्वल हो जाए। और सेकंड इक्वेशन जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं a1 से। आइए इन दोनों टास्क को हम परफॉर्म करते हैं। पहले इक्वेशन को a1 से अगर हम a2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 a2 x, और इसी तरह से b1 a2 y, और प्लस ये हो जाएगा c1 a2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन को जब मैं a1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a1 a2x प्लस b2 a1x y एंड c2 a1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। सो ये देखिए हमारे x के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो गए हैं, a1 a2 a1 a2। तो इनको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट सो दैट x हो जाए हमारा एलिमिनेट। तो यहां से हमें जो मिला वो है b1 a2 y माइनस b2 a1 y प्लस यहां c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 0। चलिए y की टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। सो ये y हमने ले लिया कॉमन और कांस्टेंट टर्म को हम लेके दूसरी साइड, तो ये हो गया a1 c2 यानी कि ये जो टर्म जो नेगेटिव थी ये हो गई प्लस में, और c1 a2। ओके, सो यहां से हमें y की वैल्यू मिली a1 c2 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस a1 b2। और इसी तरह से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू भी, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें यहां में, अगर या तो हम वैल्यू y की पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, और या फिर इसी तरह से हम दोबारा से इसको y के कोफिशिएंट को अगर हम कैंसिल कर देते हैं। तो मैं y के कोफिशिएंट को फटाफट कैंसिल कर देता हूं, तो आप भी मेरे साथ साथ निकालिए a1 b2 y x, और ये b1 b2 y प्लस c1 b2 ओके इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन को जब हमने b1 से मल्टीप्लाई किया तो a2 b1 इंटू x प्लस b1 b2 y एंड c2 b1 इज इक्वल टू 0। कर दीजिए सब्ट्रैक्ट दोनों इक्वेशन को सो दैट y के कोफिशिएंट हो जाए हमारे कैंसिल। a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x, और उस तरफ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास c1 b2, ये हो जाएगा माइनस का, और प्लस के होंगे c2 b1। ओके, सो x की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय, इसको हम इधर ले आएंगे और ये लिखा मैंने a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, सो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो है, आप इसमें क्या नोटिस कर पा रहे हैं, देखिए अगर मैं इन दोनों को सेम तरीके से लिखना चाहूं तो दो बातें हैं। डिनोमिनेटर अगर आप इसका सेम करना चाहते हैं तो ऊपर हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, या इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं y वाली टर्म्स में, तो ये हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2। ये हमने ऊपर माइनस कॉमन ले लिया, ये बाहर मैंने माइनस लगा दिया, और डिनोमिनेटर में भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, तो इससे क्या हो गया कि हमारा डिनोमिनेटर दोनों केस में सेम हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी चीजों को। तो इस तरह से हमने एलिमिनेशन मेथड से वैल्यूज निकाली थी, और इसका देखते हैं हमारा इससे क्या रिलेशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखिए वापस से आप इस रेड वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिए। अगर मैं इसके कोफिशिएंट्स अगर देखो, अगर मैं दोबारा से लिखता हूं, केवल कोफिशिएंट्स को अगर मैं लिखता हूं, तो ये एग्जिस्ट करता है तब जब इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास, 0।
अगर डिनोमिनेटर किसी भी रैशनल नंबर में 0 हो जाएगा तो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ये x और y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है अगर a1 b2 माइनस a2 b1 जो है ना दैट इज नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट। x और y की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी? जब दोनों ही केस में ये डिनोमिनेटर जो है ना वो 0 नहीं होगा। ओके, इसका मतलब हुआ कि a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। करेक्ट, नॉट इक्वल टू। और हम कह सकते हैं कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर ऐसा a1 बाय a2 की रेशियो अगर b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है तभी तो हम कहते थे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। करेक्ट है। और इसको हम कैसे ला सकते हैं? देखिए, आप वापस रेड वाले पोर्शन में देखेंगे तो केवल कोफिशिएंट्स पे निगाह डालिए। ये देखिए a1 b2 और ये क्या होगा a2 b1। करेक्ट है, a1 b2 माइनस a2 b1, यानी कि अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाएगा। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? हमारा यूनिक हो जाएगा। और अगर ये 0 के इक्वल हो गए तो फिर हम चेक करेंगे इसको किसके लिए? C1 और C2 के लिए कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन का केस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए डिनोमिनेटर दोनों के केस में इक्वल है, इस केस में भी इक्वल है, तो दोनों केस में इक्वल है। तो मैंने ये जो डिनोमिनेटर को हम 1 बाय करके लिख देते हैं। तो यहां देखिए कैसे लिखा मैंने इसको, मैं इसको इस तरफ ले आता हूं और 1 को उस तरफ ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये x बाय b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू 1 बाय, और ये डिनोमिनेटर जो है आपका मैं यहां लिख देता हूं 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और इसी तरह से हम लिखेंगे y की टर्म को, और क्या हो जाएगा ये हमारे पास इस तरह से। तो ये बच्चों हमारे पास साइमल्टेनियसली x और y के सॉल्यूशन एक साथ आ जाएंगे। बट अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि ये तो सर मुश्किल काम है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इतना याद कैसे रखेंगे कि b1 c2 माइनस b2 c1 और इज इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 और इज इक्वल टू, ये सब याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आप बस एक 2 3 1 2 मेथड याद रखिए। ये 2 3 1 2 मेथड क्या है कि देखिए हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो 2 मतलब पहले सेकंड वाले कोफिशिएंट लिख लीजिए, 3 मतलब उसके बाद थर्ड वाले लिख लीजिए, उसके बाद फर्स्ट वाले लिख लीजिए और उसके बाद वापस सेकंड वाले कोफिशिएंट्स लिख लीजिए। तो इससे मैं लिख लेता हूं, ये देखिए ये हमने लिख लिए पहले सेकंड कोफिशिएंट्स यानी कि b1 और b2, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये 2। करेक्ट है। तो अब हम देखिए x के नीचे क्या लिखा हुआ है, b1 c2 माइनस b2 c1। करेक्ट है। और y के नीचे क्या लिखा हुआ है, c1 a2 माइनस c2 a1। और फिर जो कांस्टेंट है 1 के नीचे 1 बाय क्या लिखेंगे, a1 b2, ये हो गया हमारा a1 b2 और इधर से a2 b1। तो याद रखना बहुत ही आसान है। कौन सा मेथड कहलाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और याद रखने के लिए आप इसे 2 3 1 2 यानी कि सेकंड कोफिशिएंट्स यानी कि y के कोफिशिएंट्स पहले, फिर कांस्टेंट वाले, फिर x और वापस जहां से शुरू किया था यानी कि y के कोफिशिएंट्स पे हम इसको खत्म करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस बेसिस पे। सो वी हैव टू टेल दैट व्हिच हैज द यूनिक सॉल्यूशन। इन केस यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए मैं फर्स्ट वाला अगर मैं देखूं तो यहां पर a1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू भी -3 है। और यहां अगर हम देखें तो कितना होगा, a2 होगा 3, b2 होगा -9 और c2 कितना है, -2। चलिए चेक करते हैं क्या यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, a1 बाय a2 फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू 1/3, फिर b1 बाय b2 फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू -3 अपॉन -9। सो यानी कि ये भी हुआ 1/3 के इक्वल। और c1 बाय c2 अगर हम निकालें तो ये कितना हुआ, -3 बाय -2 यानी कि 3/2 के इक्वल। तो इन तीनों से अगर हम देखें तो क्या रिजल्ट हमें मिला कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, सो इट इज हैविंग नो सॉल्यूशन। करेक्ट है बच्चों। सो यानी कि पहला केस क्या है, नो सॉल्यूशन का केस है। आइए अब हम शुरू करते हैं सेकंड वाला पार्ट। ठीक है,
सेकंड पार्ट में देखिए a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -5। और इधर से a2 की वैल्यू दिस इज 3, उसके बाद में b2 2 के इक्वल और c2 की वैल्यू -8 के इक्वल। तो यहां से अगर हम a1 by a2 फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, a1 by a2 यस 2/3, b1 by b2 की वैल्यू 1/2 और c1 by c2 की वैल्यू -5/-8। ओके, तो यहीं से हमारा रिजल्ट मिल गया हमें, क्योंकि a1 by a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, करेक्ट है। सो अगर इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, यूनिक। और अब हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने आपको बताया था पहले क्या लिखना है, सेकंड वाले कोफिशिएंट्स। सेकंड कोफिशिएंट्स क्या है, ये वाले हैं 2, ये है 2, ये है हमारे लिए 3 और ये है 1, और वापस हमें खत्म करना है कहां पर, 2 पर, ठीक है। सो पहले 2 दैट इज 1 एंड 2, फिर थर्ड वाले कोफिशिएंट्स यानी कि -5 और -8, फिर फर्स्ट वाले कोफिशिएंट्स 2 एंड 3, और अगेन सेकंड वाले पे जहां से शुरू किया था यानी कि 1 और 2। तो यहां लिखिए x, यहां लिखिए y और यहां लिखिए 1। देखिए क्या हो गया, x अपॉन ये हुआ -8, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10। इधर से y अपॉन ये हुआ -15, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 16, और 1 अपॉन 2 टू द 4, ये आपने सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है 4, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट यानी कि -3। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, ये x हो गया -8 + 10 यानी कि 2, y अपॉन -15 + 16 1, और 1 अपॉन 1। आप पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y by 1 इज इक्वल टू 1/1, तो y की वैल्यू 1। और अब फर्स्ट और थर्ड को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x by 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2। ये हुआ बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी दोनों पार्ट भी आपको ट्राई करने हैं, आप इनको सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फॉर ईच ऑफ द a and b the following pair of linear equation have infinite number of solution। ओके, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हो और c1 by c2 के भी इक्वल हो। तो पहले अगर इक्वेशन को देखें तो यहाँ a1 की वैल्यू है हमारे पास 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -7। और इसी तरह से यहां देखें तो a2 की वैल्यू ये है a - b, b2 की वैल्यू a + b और c2 की वैल्यू, आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए यानी कि इधर ले आएंगे तो आप कह सकते हैं -3a - b + 2, करेक्ट है। चलिए इसमें पुट कर देते हैं a1 by a2, यहां लिख दीजिए द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ एंड इफ, अगर ऐसा है तो चलिए पुट करते हैं, यानी कि 2 by a1 by a2, a2 कितना है a - b, b1 दैट इज 3 एंड b2 इज a + b, और c1 यानी कि -7 by -3a - b + 2। चलिए सो पहले फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट और सेकंड को भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा मुझे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को इसके साथ करते हैं। सो ये हुआ 2a + 2b, दैट साइड 3a - 3b इज इक्वल, तो ये हुआ हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले आते हैं। सो 3a - 2a एंड -3b, और ये हो जाएगा -2b इज इक्वल टू 0। सो a - 5b इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। ओके, अब सेकंड यानी कि इक्वेशन और निकालते हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, a और b की। ओके, तो सेकंड और थर्ड को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनकी आपस में। सो ये हो जाएगा -9a
-3b एंड +6। तो 3 को मैंने इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया और -7 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7a एंड -7b। टेक द टर्म्स टू द राइट हैंड साइड। सो ये हो गया -7a + 9a, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2a। -3b को इधर ले जाएंगे तो -4b बच जाएगा एंड +6 = 0। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर। तो अब हमें a और b के लिए सोल्व करना है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, और आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 2। मैं डिवाइड कर ही लेता हूं ताकि हमारा कैलकुलेशन पार्ट और सिंपल हो जाए। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को वापस 2 3 1 2 मेथड लगाएंगे तो ये इक्वेशन 1 थी a - 5b = 0, करेक्ट है। सो ये इक्वेशन 1 थी। अब पहले लिखेंगे हम किसमें, देखिए 1 और 2 आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसको 1 ही रखना है, इसको 2 रखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं 1 वाले में से लिख लेता हूं, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -5 और c1 की वैल्यू है यहां पर 0। और यहां से देखिए इस इक्वेशन से, यस, a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b2 की वैल्यू, सॉरी यहां देखिए a2 की वैल्यू 1 है और b2 -2 और c2 = 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले 2 यानी कि 2 के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, -5 हैं और -2 है। ओके, थर्ड वाले कोफिशिएंट्स जो कि है 0 एंड 3, तो 0 एंड 3 लिख लेता हूं मैं। फिर फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट्स जो कि है 1 और 1, और फिर दोबारा से सेकंड वाले के कोफिशिएंट्स -5 और -2, यानी कि जहां से हमने शुरू किया था। और इस बार हमें क्या लिखना है यहाँ पर, a, b और 1। रीजन, क्योंकि अब हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, ये देखिए सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन जो हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये हम सॉल्व कर रहे हैं a और b के लिए। तो यहाँ a और यहाँ b और 1। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा a/-15, करेक्ट है, और -0, तो -0 मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है। सो b अपॉन ये 0 -3, तो ये हो जाएगा 0 और ये -3, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं -3। और लास्ट होगा 1 अपॉन ये -2 और -5, तो यानी कि प्लस के 3। तो अब हम इनको करते हैं सिंप्लीफाई। पहले मैं ये दोनों टर्म ले लेता हूं, सो मैं यहां लिख देता हूं इसको। सो b अपॉन -3 = 1/3। सो b की वैल्यू कितनी हो गई, b = -1, करेक्ट। और इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कीजिए, a/-15 = 1/3। सो a = -15/3, 3 5 15, तो a की वैल्यू -1। तो सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ऐसा हुआ तो b = -1 और a की वैल्यू क्या हो, -5, तो दैट्स आवर सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट वाले में हमें पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। सो व्हेन दे विल हैव नो सॉल्यूशन, इफ a1/a2 = b1/b2, यानी कि फर्स्ट टू पेयर इक्वल होने चाहिए, एंड देन इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। फटाफट इनसे हम a1 की वैल्यू लिखते हैं। a1 हुआ 3, b1 की वैल्यू हुई फर्स्ट इक्वेशन में 1 और c1 की वैल्यू हुई -1। इधर से a2 है 2k -1 और ये b2 है हमारे पास k -1 और c2 है 2k + 1। तो a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2, यानी कि 3/2k - 1 शुड बी इक्वल टू 1/k - 1। क्या किया मैंने बच्चों, यहां पर दोबारा से समझिए। तो मैंने पहला ये पार्ट सॉल्व करने की कोशिश की कि a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 and it should not be equal to -1 upon 2k + 1। पहले दोनों पेयर को सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा हमें। सो ये हो जाएगा 3k - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने इन दोनों के बीच में, और ये आ जाएगा = 2k - 1। 2k को इधर ले आइए, 3k - 2k एंड -1 + 3, सो k = 2। तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल गई। और अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर,
आप चाहे तो इसको बाकी सोल्व कर लीजिए, लेकिन एक बार हम k की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2 4 -1 4 -1 यानी कि 3। यहां से 1 बाय और k की वैल्यू 2 पुट की तो 2 -1 यानी कि ये भी 1, और ये वाला पार्ट जो होगा वो -1 बाय k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 + 1, तो ये तो इक्वल है और ये इसके इक्वल नहीं है। यस, इट्स अ नो सॉल्यूशन, करेक्ट। तो k is equal to 2 will give us no solution. Next है, a part of monthly hotel charges is fixed and the remaining depends upon the number of days one taken food in the mess. Okay, let the fixed charges are x rupees. Okay, so that means when you check in the hostel you have to pay x rupees, and for the daily food they have to, let us assume that they have to pay for daily food rupees y, correct है? Okay, if when a student takes a food for 20 days she has to pay rupees 1000 as hostel charges. Okay, so for the first student A, she has to pay fixed charges x rupees, and how many days she took food for 20 days, and how much the cost of the food now, then 20y, and she has to pay 1000 rupees for that. Whereas student B, who took food for the 26 days, pays rupees 1180. So fixed charges plus food charges for 26 days is rupees 1180. So you can solve them by any of the method you know, but because we are reading here the cross multiplication method, I am going with the cross multiplication method. So यहाँ A1 की वैल्यू जो है वो है 1, B1 is equal to 20 and C1 is equal to -1000. Similarly, A2 is equal to B2 is equal to -26, 26, and C2 is equal to -1180. तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इनको। सबसे पहले सेकंड कोफिशिएंट्स यानी कि y के कोफिशिएंट्स B1 और B2 वो है 20 और 26, करेक्ट। एंड देन C1 एंड C2 यानी कि थर्ड वाले कोफिशिएंट 2, 3, 1 एंड 2। ओके, दिस पैटर्न। सो इट विल बी -1000 और -1180, और C1 C2 हो गया, फिर वापस 1, दैट इज 1 एंड 1, और वापस सेकंड वाले यानी कि जहां से हमने शुरू किया था 20 एंड 26। तो ये x, ये y और ये 1। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों x अपॉन, देखिए 20 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 23600 माइनस के, और सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो नीचे से ऊपर जाते हो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस और इन दोनों की मल्टीप्लाई 26000। ओके, सो इज इक्वल टू y अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज -1000, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए यानी कि माइनस के 1180, और 1 अपॉन 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू 20। सो ये हुआ x बाय, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 0 0, ये दोनों हमने माइनस किए 4 और ये 2। ओके, ये भी माइनस के थे, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, सो y अपॉन 180 एंड 1 अपॉन 6। तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो x बाय 2400 इज इक्वल टू 1 बाय 6, और इधर से सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर लेते हैं तो y बाय 180 इज इक्वल टू 1 बाय 6। ये डिवाइड में है 2400, अगर हम इसे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 बाय 6 इंटू 2400। So 6 4 is 24. That means the fixed charges are rupees 400, and y by 180 is equal to 1 by 6. So y is equal to 1 by 6 into 180, यानी कि 30 रुपीज। तो y की वैल्यू क्या हो गई
30 rupees. That means the daily messing charges are rupees 30. So you can verify this answer by putting the values in equation 1 and 2. Okay. Next day, Yash scored 40 marks in a test. Okay, and getting 3 marks for each right answer. So 40 marks test hai, 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. So let Yash had given X correct answers. How many? X. So X correct answers. Okay. और Y wrong answer. अब देखिए, he scored 40 marks in that test. 3 marks for right answer. That means if he given X correct answer, that means 3x marks he got. And losing 1 mark for each wrong answer. So Y wrong answers he had given, so Y into 1, that is Y. And total score was 40 and this will give us our first equation. Had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर उसे 4 marks मिलते correct answer के लिए तो उसे कितने marks मिलते? 4 into x and 2 marks has been deducted for each wrong answer. So wrong answer पहले उसने कितने किए थे? y और marks कितने मिलेंगे उसे? डिडक्ट होंगे 2 marks. So कितने डिडक्ट हो जाएंगे टोटल? 2y. Now his score will be 50 marks. So as per new criteria, his score will be 50 marks. So we got both the equations. How many questions were there in that test? That means we have to tell total number of questions. That means correct and wrong together. So you can solve it by any of the method, but we are following here cross multiplication method. Let's simplify. So यहाँ पर a1 that is 3, b1 minus 1 or c1 is equal to minus 40. a2 is 4, b2 is minus 2 and c2 is minus 50. चलिए अप्लाई करते हैं हमारा 2 3 1 2 मेथड. सबसे पहले कोफिशिएंट लिखता हूं मैं सेकंड, यानी कि y के कोफिशिएंट्स b1 और b2 वो है -1 और -2. देन -40 -50 3 4 और वापस जहां से हमने शुरू किया था -1 एंड -2. तो यहां लिखेंगे बीच में x, इनके बीच y और इनके बीच में 1. तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं. पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 50 और माइनस कीजिए इन दोनों की प्रोडक्ट को विच इज इक्वल टू 80. y अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो माइनस के 160 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी -150. तो ये हो जाएगा +150. करेक्ट. एंड 1 अपॉन -6 और इन दोनों की मल्टीप्लाई -4. करेक्ट है. सो x अपॉन -30. ठीक है. और इधर से y अपॉन -10 एंड 1 बाय -6 + 4 दैट इज -2. फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वेट कीजिए तो x बाय -30 इज इक्वल टू -1/2 और सेकेंड और थर्ड टर्म को इक्वेट कीजिए तो y बाय -10 -1/2. तो इस -30 को इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा x की वैल्यू -1/2 इंटू -30. सो 2 से 15 सो x की वैल्यू 15 और इधर से y इज इक्वल टू -1/2 इंटू -10 तो ये हुआ 5 तो y की वैल्यू हुई +5. सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर टोटल? x plus y यानी कि total number of questions will become 15 plus 5. So our answer will be 20. Correct? Okay, next one. Places A and B are 100 km apart on a highway. So let's mark these two places A and B. And distance between them is given 100 km. One car starts from A and another from the B in the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. अगर वो सेम ही डायरेक्शन में फॉलो करते हैं तो they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. Okay, so let us assume the speed of the car.
let the speed of car A is, how much that will be? Let x kilometer per hour. Okay, and let the speed of car B is y किलोमीटर पर आवर. सो हमने ये मान ली कार की स्पीड x और y किलोमीटर पर आवर फॉर कार A एंड B रिस्पेक्टिवली. नाउ इन द फर्स्ट केस हम बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर 1 की. ओके, केस 1, व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन. और अगर वो सेम डायरेक्शन में, देखिए ये A है ये B है, यहां से A स्टार्ट करती है कार और ये B, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 किलोमीटर. बट मान लेते हैं कि यहां तक आते आते, पॉइंट P तक आते आते दोनों कार आपस में मिल जाती है. ओके, what is the speed of car A, that is x kilometer per hour, and how much time it is taken? 5 hours by this car. So total distance traveled by car A in 5 hours. So total distance traveled by car A कितना हो जाएगा 5 hours में? 5 into x. कैसे? क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस का? स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड इज x, टाइम इज 5 hours, so total distance traveled is 5x किलोमीटर. ओके, एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B, क्योंकि तब तक कार B भी तो साथ के साथ रन कर रही है ना, इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ. तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 5 into y किलोमीटर. तो दोनों द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, कार A ने यहां से A से लेकर के P तक ट्रेवल किया, B ने कहां से कहां तक ट्रेवल किया? B से P तक ट्रेवल किया. तो यहां पर जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर है. सो यू कैन से दैट 5x minus 5y is equal to 100. ये हुआ हमारा केस 1. आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, सिंप्लीफाई इक्वेशन मिलेगी हमें x minus y is equal to 20. इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 1 है. चलिए दूसरे केस की बात करते हैं. दूसरा केस यानी कि जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं. तो ये A से B है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज अगेन 100 किलोमीटर, और ये ट्रेवल कर रही हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में. सो अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, मान लेते हैं एट पॉइंट P दे विल मीट अगेन, एंड हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय देम? 1 आवर. सो 1 आवर जो है वो कार A ने ट्रेवल किया, 1 आवर किसने ट्रेवल किया? कार B ने ट्रेवल किया. ठीक है, सो A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A इन 1 आवर, distance traveled by A 1 into x, that is x, and distance traveled by B in 1 hour, that will be 1 into y, यानी कि y किलोमीटर. देखिए ये x किलोमीटर चल के आए A से लेके P तक, और ये कितना? y किलोमीटर, और टोटल मिला के कितना हुआ? 100 किलोमीटर. सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. तो इक्वेशन नंबर 2 आप इसे कह सकते हैं. और इन दोनों को आप जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान है. आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो भी आसान है, और एलिमिनेशन से तो बहुत ही आसान है ना, क्योंकि आपको बहुत साफ साफ दिख रहा है, आपको कुछ कोफिशिएंट्स वगैरह नहीं इक्वेट करने. तो ये काम मैं छोड़ देता हूं बच्चों आपके लिए. ठीक है, नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है हमारी ABCD is a rectangle, and its area is get reduced by 9 square units when its length is reduced by 5 units. Let the length is x and width is y. Okay, let the length of this rectangle is x and the width is y. So let the length of rectangle, I'm writing, so it is x and width is y. Correct. सो एरिया कितना हो जाएगा इसका? ओरिजिनली एरिया कितना है? XY square units. Okay. Now what happens? It will be reduced by 9 square units if length is reduced by 5 units. So length को अगर हम 5 यूनिट रिड्यूस करेंगे तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी? x minus 5. And breadth is increased by 3 units. तो breadth में अगर 3 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? y plus 3. New area will be length into breadth. It will be 9 less than the initial area. Initial area was xy minus 9. करेक्ट. सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. पहले x को मल्टीप्लाई करता हूं मैं इन दोनों टर्म से. सो ये हो जाएगा xy प्लस 3y. फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9. सो xy कैंसिल.
सो 3x माइनस 5y और माइनस 9 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट है। और इसी तरह से अब हम सेकंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या कहा, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, सो लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कीजिए x प्लस 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स यानी कि y प्लस 2, सो न्यू एरिया यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ दिस इज 67 more than the initial area. So initial area was xy plus 67. So now पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स को, तो xy plus 2y 2x and 3y plus 6 is equal to xy plus 67. So xy से xy कैंसल, so आप कह सकते हैं 2x plus 3y minus 60 is equal to 0. So equation number 2. It's not 60, it will be 61. 67 minus 6 will be 61. Okay, so equation number 2. Now you can solve it by the cross multiplication method. So अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा हमें, यहाँ पर a1 कितना है, a1 है 3, b1 है -5, इक्वेशन 1 से मैं लिख रहा हूं इससे, और c1 की वैल्यू कितनी है -6, a2 कितना है 2, B2 है 3 और C2 है -61। सो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 2 3 1 2 वाला मेथड मैं लगाता हूं यहाँ पर। तो सेकंड के कोफिशिएंट्स क्या है, -5 3 देन -6 और ये -61 और उसके बाद में अगेन 3 2 -5 और 3, तो यहाँ x ये y और ये 1। तो पहले x के साथ लिखेंगे, x बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 305 माइनस 6 3 जा 18, so minus 18 will become plus 18, y upon it will be -12 और ये हो गया, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 183, so plus 183 और ये 1/9 माइनस के 10। ओके, सो ये हुआ x बाय 323 y अपॉन 171 और 1 अपॉन 19। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कीजिए, तो x बाय 323 को अगर मैं इक्वेट करता हूं 1/19 से, सो 323 को इधर ले आता हूं मैं 323, तो कितना आएगा हमारे पास 19 1 19 और ये आ गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। ओके, और y कितना होगा, फिर इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए आपस में। सो यही मैं कर देता हूं इसको, y बाय 171 इज इक्वल टू 1/19, सो y विल बी 171/19, सो 19 9 जा 171, तो y की वैल्यू कितनी हुई 9। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 17, x इज इक्वल टू 17, सो y इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट नीचे दिया हुआ है। होप you had enjoyed that learning. Thank you very much. If you have any doubt, you can write in the comment section.